गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 28 फरवरी और हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेशल बर्ड और वो जहरीले भी रहेंगे क्योंकि काफ़ी बार रिपीट होते हैं। ऐसी वोकैबुलरी को हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं पीवाईक्यू सॉल्व और ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पे 1000 की एक सीरीज लेके चल रहा हूँ। इनको मैं सॉल्व कराऊंगा और जब आप 1000 सॉल्व कर लोगे तो मुझे नहीं लगता यार कोई क्वेश्चन बच पाएगा आपसे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं भाई। सबसे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी कर देना, ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कर देना। पीडीएफ रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, उसका लिंक 2 महीने नीचे दे दिया है। कुछ नई ट्रिक वाली चीज़ें एंटरटेन के लिए सीखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाइए, स्पीकिंग के लिए भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज का जो हमारा एडिटोरियल है काउंटिंग मैटर्स, यानी काउंटिंग का मतलब गिनती से होता है। सभी बच्चे जानते हैं कि काउंटिंग क्या होता है। मैटर्स का मतलब होता है मायने रखती है कोई चीज, वैल्यू रखती है कोई चीज, ठीक है। यानी गिनती भी वैल्यू रखती है। अभी डिलिमिटेशन की बात की गई है, यानी कि बढ़ाने की, सीमांकन करने की बात की गई है। कुछ बढ़ रही है, घट रही, जो भी है उसे सीमांकन करना है, ठीक है। मस्ट रिमेन ट्रू टू बोथ रिप्रेजेंटेशन एंड फेडरलिज्म, कि जो डिलिमिटेशन है यानी कि सीमांकन है, किसी भी चीज को घटाना बढ़ाना है। रिमेन होना, वो रहना चाहिए। रिमेन का मतलब रहने से है, जरूर जरूर रहना चाहिए, एकदम ट्रू होना चाहिए, यानी सच्चा होना चाहिए दोनों के लिए। किसके लिए? एक रिप्रेजेंटेशन और फेडरलिज्म। रिप्रेजेंटेशन मतलब आपके विधानसभा में कितनी सीटें हैं, ठीक है, उसके लिए, प्लस फेडरलिज्म संघवाद के प्रति क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए डिलिमिटेशन को। क्लियर? यानी कि विधानसभा में सीटें बढ़ाने और घटाने की बात की गई है। इस बात से तमिलनाडु के जो सीएम है वो थोड़ा सा गुस्सा आ गए हैं। अब गुस्सा आ गए हैं, इसमें भी काफी ग्लिच है। तो जब आप पढ़ोगे क्यों गुस्सा है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम 5 मार्च को हम डिस्कशन करेंगे ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी सीएम है उनके साथ। अब जब डिस्कशन होगा तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं, जैसे शॉर्ट है, शॉर्ट देख रहे हैं आप, स्टेयर अप है, पैरिटी है, स्टिपुलेटेड है, इनएक्सप्लिकेबली है। तो ये जो वर्ड है ना अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको लेकर के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इलस्ट्रेटेड तो खैर ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला नहीं है। प्रो रेटा ये आपको लग सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, ठीक है। नया वर्ड है। जैसे इंटैक्ट कई बार पूछा गया है, ये तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। एक्सपेडाइट कई बार पूछा गया है, आप पीवाई की उठा के देखिए। अलाय, स्टार्विंग, पेडिस्ट्रियल। तो पहले हम लोग बुकैब सॉल्व कर लेते हैं, लगभग 11 बुकैब है। तो देख लेते हैं। स्टिरअप कई बार पूछा गया। स्टिरअप का मतलब किसी चीज को उकसाना होता है, भड़काना होता है, या प्रोवोक कह सकते हैं। सिनोनिम में काफी बार रिपीटेड, ध्यान रखना। इनसाइट है, एजिटेट है, ये दोनों तीनों वर्ड हैं रिपीटेड है। पैरिटी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब इक्वलनेस से होता है, समानता से होता है, सक्षमता से होता है। इक्वलिटी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी बोल सकते हैं, यानी एक जैसा, समान। स्टिपुलेट का मतलब शर्त रखना होता है, निर्दिष्टित करना होता है, या स्पेसिफाई, रिक्वायर, डिमांड, ये ध्यान रखना, काफी अच्छे वर्ड है। इनएक्सप्लिकेबली का मतलब अस्पष्ट रूप से, अव्याख्या रूप से, यानी कि जिसको हम व्याख्या नहीं कर सके, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं करें, वो इनएक्सप्लिकेबली कहलाता है। यानी अनअकाउंटेबली, जिसका अकाउंट नहीं हो, जिसको स्पष्ट नहीं किया, थोड़ा सा मिस्टीरियसली बोल सकते हैं, स्ट्रेंजली बोल सकते हैं। ध्यान रखना इनएक्सप्लिकेबली का क्या क्या मीनिंग होते हैं, ठीक है। बाकी तो आप सेंटेंस में जब यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना, स्पष्ट करना। एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट, डिपिक्ट। प्रोरेटा का मतलब अनुपातिक होता है, समानुपातिक होता है। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनेट कह सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। रिलेटिव कह सकते हैं। इंटैक्ट का मतलब अक्षत, अक्षत का मतलब बिना नुकसान के, बिना छुआ हुआ, बिना चेंज किया हुआ, यानी अनडैमेज, अनब्रोकन, यानी कि होल। नेक्स्ट वर्ड है, ये देखिए, होल बोल सकते हो, मतलब कंप्लीटली, जिसको मैं चेंज नहीं किया हो। एक्सपेडाइट का मतलब शीघ्रता से कोई काम पूरा करना, काफी रिपीटेड है, तेजी से करना। एक्सेलरेट करना, हैशन कह सकते हैं, स्पीड अप कह सकते हैं। अलाय का मतलब कम करना, शांत करना। रिलीव, एलिविएट और सूद बोल सकते हैं। स्टार्विंग का मतलब किसी चीज को प्रयास करना होता है, किसी भी चीज को चाहना होता है, संघर्ष करना। एंडेवरिंग ध्यान रखना, अटेम्प्टिंग, स्ट्रगलिंग, एंडेवरिंग पूछा जाता है, रिपीटेड वर्ड है। पेडिस्टल का मतलब आधार, स्तंभ, ठीक है। बेस, फाउंडेशन, सपोर्ट, ये सब वर्ड होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगता होगा कि सर मालूम, मैं कहाँ तक याद करूंगा, इंपॉर्टेंट मालूम होना चाहिए। सिस्टर अप है, मालूम ही होना चाहिए, तीनों ही वर्ड पता होना चाहिए, तीनों ही वर्ड कई बार पूछे गए। और इक्विवेलेंस, यूनिफॉर्मिटी, ये पैरिटी याद रखना। स्टिपुलेट कई बार पूछा गया है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन
आपका घुमा फिरा करके सेंटेंस में आया हुआ है, तो सेंटेंस को समझना और उसको अनुमान लगाना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। इनएक्सप्लिकेबली बोल सकते हो, या एक्सप्लिकेबली कई रूप से आ सकता है, ठीक है। तो मिस्टीरियस और स्ट्रेंजली ध्यान रखना, अकाउंटेबली का सब कंफ्यूज है यहाँ पे। इलिस्ट्रेट ये तो बचपन से पढ़ा ही है, एक्सप्लेन होता है, डेमोन्स्ट्रेट होता है, डिपिक्ट होता है। प्रोरेटा पढ़ लेना, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रिलेटिव कह सकते हैं। प्रोपोर्शनल बोल दो या प्रोपोर्शनेट बोल दो, बात एक ही है। इंटैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड वर्ड है, तो अनब्रोकन अनडैमेज होल कह सकते हैं, होल के सेंस में ज्यादा आता है। और एक्सपीडाइट का मतलब एक्सेलरेट करना, हैसेन करना, हैसिड कई बार रिपीटेड वर्ड है। अलय का मतलब थोड़ा सा कम करना, शांत करने के सेंस में आता है, रिलीव है। एल्बिएट कई बार पूछा गया है, सूद कई बार पूछा गया है। स्ट्राइविंग देखिए, एंडेवरिंग कह सकते हैं, स्ट्रगलिंग, ठीक है। एंडेवरिंग आप याद रखना, बाकी तो पता ही है आप लोगों को। पेडिस्टल, इसमें कोई दिक्कत नहीं याद करने में, तो पता ही है पेडिस्टल मतलब जो, जैसे कि मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये लीजिए, जैसे कि पेन ले लिया, जैसे कि आपका ये रोड है, तो इसके बगल में एक ऊंची सी पगडंडी बना दी जाती है, ठीक है, और उसको पेडिस्टल बोलते हैं। यहाँ पे लोग पैदल चलते हैं, यहाँ पे अगर व्हीकल जा रहा है तो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या चलोगे, यहाँ खुद से पैदल चलने के लिए होती है, युवा जितने भी लोग होते हैं, ठीक है। तो सिविलियन रोड होता है, कहने का मतलब ये है, तो वो चीज़ है ये, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो अब भाई नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, अभी मैं यहाँ पे PYQ कराने वाला हूँ, ये सब PYQ रिपीटेड है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कराऊंगा, ठीक है। लगभग 5-6 वर्ड होंगे, फिर उसके बाद मैं एडिटोरियल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर पढ़ लेना, इजी है, कोई टफ नहीं है। आप बहुत ग्रामेटिकल फॉर्म में ना जाए कि ये भी दा लगा हुआ है, यहाँ पे वर्ब लगी हुई है, यार इस तरह से करोगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे, आई प्रॉमिस यू। आपको ओवरव्यू देखना है ताकि सेंस समझ पाओ, उसकी थीम समझ पाओ। क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। देखो, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, ठीक है। एक कोई व्यक्ति, ब्रेक इनटू का मतलब किसी जबरदस्ती घुस जाना, ठीक है, किसी घर में, बिल्डिंग में, किसी में भी हो सकता है। ब्रेक इनटू का मतलब घुसना, ठीक है। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति जबरदस्ती घर में घुस जाता है ताकि वो चोरी कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, पोचर, बैंडिट, और इंट्रूडर या बर्गलर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए। चलो सबकी मीनिंग बता देता हूँ। पोचर का मतलब आपको पता ही, शिकारी से होता है, जिसको हम हंटर कहते हैं, और ये बचपन से भी आप पढ़ते आए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बैंडिट का मतलब क्या होता है, बैंडिट का मतलब डाकू से बोलते हैं, ठीक है। लुटेरा जो लूट के जाते हैं, ठीक है ना, डाकू हो गया, लुटेरा हम कह सकते हैं, और जिसको रॉबर भी बोलते हैं ना, लुटेरा, ROBBER। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया कह सकते हैं, ठीक है, जो घुस जाता है। और क्या बोल सकते हैं, जबरन घुस जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जबरन घुस जाए, जबरन वाला, ठीक है, यानी कि इन्वेडर कह सकते हैं, इनवेडर, VADER। अच्छा, बर्गलर, ये देखो, बर्गलर का मतलब ही होता है कि कोई जबरदस्ती घुस जाए घर में तो चोरी कर ले, उसको बोलते हैं बर्गलर, ठीक है। थीप या बर्गलर, इसे क्या बोलेंगे, ये लिख देते हैं पूरा, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, यानी कि किसी के घर में घुस जाए, क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, बर्गलर बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑप्शंस, ठीक है ना। और आपको अगर पता था तो जरूर मुझे कमेंट करें, हाँ सर हमें पता था, अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं है, ठीक है। स्टडी ऑफ मैप्स, कल से ना मैं एक क्वेश्चन आपको ड्रॉप करके जाया करूंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन का जरूर आंसर किया करूंगा। स्टडी ऑफ मैप्स, इसको क्या बोलेंगे, यानी कि मैप का अध्ययन करना या अध्ययन करने वाला, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये अध्ययन करना क्या कहलाएगा, चलो हम बता देते हैं। मैं उल्टा लेके चलता हूँ यहाँ से, ठीक है। पहले बताऊंगा डी ऑप्शन, क्या है डी ऑप्शन, पहले समझिए। एटलास, एटलास का मतलब होता है कि जो नक्काशों की पुस्तक होती है ना, ठीक है, यानी कि मैप ऑफ कलेक्शन कह सकते हैं, मैप ऑफ कलेक्शन बोल सकते हैं। ये चार्ट, ये ज्योग्राफी बॉक्स बोल दीजिए, बुक बोल दीजिए, GEOGRAPHY, ठीक है ना। तो ध्यान रखना,
अच्छा, जियोलॉजी क्या होता है फिर? जियो का मतलब ही पृथ्वी से होता है, ठीक है। भूमि विज्ञान बोल सकते हो, पृथ्वी विज्ञान बोल सकते हो, ठीक है। भूमि विज्ञान, लॉजी का मतलब अध्ययन करने से है, तो जियोलॉजी भूमि विज्ञान, जो भूमि की अध्ययन करता हो वो जियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसी से ज्योग्राफी बना हुआ है। ज्योग्राफी भी यही हो जाएगा, भूगोल, जिसको बचपन से हम भूगोल बोलते आए हैं, भूमि विज्ञान कह सकते हैं। कार्टोग्राफी, ग्राफी का मतलब लिखने से है, कार्टो का मतलब मैप से है, या नक्शा बनाने की कला जिसको कह सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? नक्शा बनाने की कला, ठीक है, या नक्शा बनाना, सिंपल सी बात है। तो अगर इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते चार्टिंग कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये सारे मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसे हाईलाइट करता हूं। तो कार्टोग्राफी क्या कहलाता है आपका? चार्टिंग या फिर नक्शा बनाने की कला, या नक्शा बनाना ये कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं पेन लेता हूं। टफ टिश्यू इज ज्वाइंट, टिश्यूज इन ज्वाइंट, जो टफ टिश्यू होते हैं ज्वाइंट में, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, सही से पढ़ाई होगी, ठीक है, टीचर ने, तो आपको पता होगा इसका आंसर इजी है कि यानी ज्वाइंट में जो टिश्यू होते हैं टफ वाले, उनको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट्स हो गया, एंडोडर्म्स हो गया, डर्म जब भी आए वो स्किन से रिलेटेड होता है, ठीक है, मसल्स हो गया, या फाइबर हो गया। चलो देख लेते हैं भाई सबके मीनिंग्स, मैं नीचे से ही बताऊंगा इसके मीनिंग्स, ठीक है। पहले समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला वर्ड है आपका फाइबर। फाइबर का मतलब होता है एक, जैसे कि हम, वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि FIBER नहीं, वो BER नॉर्मल फाइबर होता है, ये स्किन वाला है, तंत्र वाला है, ठीक है। जो हमारे जो तंत्र होता है ना अंदर, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, उसको बोलते हैं। तंत्र से बोले तो फिलामेंट बोल सकते हैं हम, क्योंकि फिलामेंट बल्ब में होता है, आपने देखा था, ठीक है। अब खैर वो वाले बल्ब नहीं आ रहे, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? धागा होते हैं तो स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। अच्छा, मसल्स का मतलब क्या होता है? मसल्स तो आप जानते हो कि हमारी जो शोल्डर की मसल्स है, बॉडी की मसल्स है, ठीक है, ये सब मसल्स होती हैं, ठीक है ना। तो मांसपेशियों से होता है, आपको पता ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मांसपेशियां। और इसके सिनोनिम की बात करें तो चलो, सिनोनिम तो इतना जरूरी नहीं है, मसल्स ही आप ध्यान रखें। एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ये स्किन से रिलेटेड, डर्म जब भी बड़ा आया तो इसका मतलब होता है स्किन, ये वाला डर्म, ठीक है। क्या होता है? स्किन। जितने भी ट्यूब वगैरह आते हैं, ऑइंटमेंट आते हैं, तो आप ध्यान रखना उस पर डर्म लिखा हुआ है, एपिडर्मिक, पता नहीं क्या क्या जो भी होते हैं, नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डर्म जरूर लिखा हुआ है अगर स्किन की कोई क्रीम वगैरह है तो, ठीक है ना। तो यानी कि इनर लेयर बोल सकते हो एक तरीके से, क्लियर है। अच्छा, लिगामेंट आप जानते हो, अब तो समझ में आ गया होगा, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज को बोलते हैं, यानी कि ज्वाइंट को बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आपके सबके मीनिंग समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, वीडियो लाइक शेयर कर देना अगर हेल्पफुल हो। तो देखते हैं भाई, फर्स्ट मोड ऑफ न्यू डिवाइस, ठीक है। फर्स्ट मोड, पहला प्रारूप। डिवाइस का मतलब आप जानते ही हो, कोई चीज़ खोज की गई है, ठीक है, उसके लिए। वैसे तो ये डिवाइस ए होना चाहिए, CE, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइस, और ये डिवाइस और ये डिवाइस, ये किसी गैजेट से संबंधित है, ठीक है, किससे? गैजेट, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? किसी चीज़ को इजाद करना, नई चीज़ ढूंढना, नया आइडिया मतलब होना, उसके लिए बोलते हैं। समझ में आ गया? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। चलो मैं एक वर्क देता हूँ आपको, एक इफेक्ट हो गया, एक अफेक्ट हो गया, ये दो वर्ड हैं, ठीक है। इनको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच इनकी क्या है, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? प्रोटोटाइप का मतलब होता है जो एक प्रारूप होता है, ठीक है, प्रारूप, किसी का ढांचा, किसी का सैंपल कह सकते हैं, ढांचा कहेंगे तो सैंपल ही हो जाएगा, ठीक है। स्कल्पचर, स्कल्पचर इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको मालूम होना चाहिए, शिल्पकार के लिए बोलते हैं,
ठीक है। आइकन, आइकन का मतलब क्या है समझिए। आइकन तो आप देखते हो कि कुछ चिन्ह वगैरह होते हैं कंप्यूटर में, आपके मोबाइल की स्क्रीन में, जैसे यूट्यूब का आइकन बना होता है, और आपका व्हाट्सएप का, मतलब बहुत सारे आइकन होते हैं, आपने देखे ही हैं। तो चिन्ह होता है एक तरीके से जिसको हम कह सकते हैं चिन्ह। ठीक है, समझ में आया? यानी सिंबल कह सकते हैं एक तरीके से, इंग्लिश में बोलो तो सिंबल। और फोटोग्राफ तो आप जानते ही हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फोटोग्राफ का मतलब चित्र होता है। अच्छा, तो अब आप देखिए इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट मोड ऑफ न्यू डिवाइस, सीई होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ पहली बार कोई चीज़ आती है उसको बोलते हैं सैंपल या प्रोटोटाइप। ठीक है, सैंपल को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, प्रोटोटाइप। समझ में आ गया? तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट आई टेक अ पेन। बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है भाई, पता नहीं कितनी बार है। ठीक है ना? तो एक्वेरियम हो गया, जिम्नाजियम हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, स्टेडियम हो गया, तो क्या क्या बोलेंगे, चलो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले देखें एक्वेरियम। एक्वा जब भी आता है इसका मतलब होता है पानी। ठीक है, अच्छा पानी होता है, रिया मतलब रहने वाले, यानी जलीय जीवन कह सकते हैं, जलीय जीव। जलीय जीव जो पानी में रहते हैं वो जलीय जीव कहलाते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, जलीय जीव, एक्वेरियम, रहने वाले जीव बोल सकते हो, जैसे फिश, फिश बोल सकते हो। अच्छा, रहने वाले या रहने की जगह के लिए बोल सकते हो तो फिश टैंक भी हो जाएगा एक तरीके से, है ना? तो रहने की जगह के लिए बोलते हैं रियम, ध्यान रखना। जिम्नाजियम, मैं तो रूट वर्ड बता दिए पानी से, तो आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिम, अब जिम करने जाते हो तो जिम्नाजियम का मतलब व्यवसाय से, वो सॉरी व्यायाम से, व्यायाम। जिम का मतलब शाला, व्यायामशाला, यानी कि यहाँ पे एक्सरसाइज करी जाती हो। ठीक है, ये फिटनेस सेंटर होता है, कह सकते हैं फिटनेस सेंटर, या हॉल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑडिटोरियम बाद में बताऊंगा, पहले स्टेडियम समझिए क्या है। स्टेडियम का मतलब होता है एक जगह जहाँ पर लोग खेलते हैं या फिर घूमने जाते हैं, बोल सकते हैं जगह खेलने के लिए स्टेडियम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ये हर जगह बने हुए बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, नोएडा, हर जगह मिलेंगे आपको। तो स्टेडियम का मतलब एक प्ले ग्राउंड बोल सकते हैं एक तरीके से, ध्यान रखना। ठीक है, स्पोर्ट ग्राउंड या प्ले ग्राउंड। ठीक है, मैं प्ले ग्राउंड ध्यान रखूंगा, तो लिखूंगा तो ज़्यादा याद रहेगा। अब आगे भाई ऑडिटोरियम, यहाँ ले आते हैं ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम देखो, ऑडियो जब भी वर्ड आ जाए ध्यान रखना, कभी भी किसी भी शब्द को पढ़ रहे हो अगर ऑडियो आ रहा है तो क्या मतलब है, साउंड से मतलब है। ठीक है, ये रूट वर्ड बता रहा हूँ आप लोगों को। टोरियम का मतलब जगह, एक बैठने की जगह, या कैसे भी बोल सकते हैं, तो वो ऑडिटोरियम कहलाता है। ठीक है, और ऑडिटोरियम को मतलब क्या हो सकता है, थिएटर हो सकता है। क्या हो सकता है, थिएटर। ठीक है ना, थिएटर, देख लेना, TERE है शायद, थिएटर। और क्या बोल सकते हैं, हॉल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और सुन रहे होते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, और इसे एम्फी थिएटर बोल सकते हैं। हाँ, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एम्फी थिएटर। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार ये रिपीटेड होता है। ऑडिटोरियम नहीं आएगा तो एम्फी थिएटर आएगा लिखा हुआ, तो कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, तो एम्फी थिएटर इज योर आंसर, यानी कि थिएटर हॉल बोल सकते हैं। ऑडियो मतलब साउंड से होता है, ऑडिटोरियम, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे, आई होप सो आप समझ रहे होगे ने। तो अब हम देख लेते हैं भाई वोकैब, हम एडिटोरियल पे चलते हैं। ठीक है, ये था हमारा एडिटोरियल। क्या कहना चाह रहा है, काउंटिंग मैटर कि गिनना चुनना, ये सारी चीज़ें क्या रखती हैं, एक वैल्यू रखती हैं। डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन का मतलब सीमांकन करना किसी भी चीज़ का। मस्ट रिमेन, ये सीमांकन चाहे घटाओ या बढ़ाओ, ठीक है, वो सारी चीज़ें एकदम सच्ची होनी चाहिए दोनों चीज़ों के लिए। वो कौन सी दो चीज़ें, एक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और फेडरलिज्म और संघवाद के लिए, ताकि स्टेट और सेंटर में कोई विवाद ना हो, एक जैसे रहें। ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूँ, आई टेक अ पेन, और मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ, इसे समझने की कोशिश करना। बाई कॉलिंग, जो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म आती है, तो इसे बोलते हैं जर्न फॉर्म। यानी बाई कॉलिंग फॉर एन ऑल पार्टी, यानी कि सभी पार्टी के लिए बुलाया गया। मीटिंग है भाई, कब, ऑन March 5, यानी कि बाई कॉलिंग फॉर एन ऑल पार्टी। देखो
ऑल पार्टी के लिए इन्होंने कलेक्टिव नाउन के रूप में लगा दिया, हाइफन लगा करके और एन लगा दिया, ठीक है, यानी कि एक ही वर्ड मान लिया इसको। बाय कॉलिंग फॉर एन ऑल पार्टी, सभी पार्टी के लिए बुलाया मीटिंग के लिए, कब, 5 मार्च को, टू डिस्कस करने के लिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है उस पर बातचीत करने के लिए सभी लोगों को बुलाया गया एक मीटिंग के फॉर्म में। कब, किसने बुलाया, देख लेते हैं। कॉमा तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, किसने बुलाया, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर कौन है, एम के स्टालिन। हैज शॉर्ट, देखो एक शॉर्ट जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है किसकी, शी की, और सेकंड फॉर्म SAUGST, ठीक है, शॉर्ट टू स्टर अप, ताकि प्रोवोक किया जा सके, आर नेशनल डिबेट, ताकि लोगों को उकसाया जा सके, किस चीज़ के लिए, डिबेट के लिए। एक नेशनल लेवल पे क्या होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। अब हुआ क्या भाई, जो विधानसभा होती है उसमें सीटें कम या ज़्यादा या डिलिमिटेशन का मतलब घटाना बढ़ाने से संबंधित है, तो उस पर क्या हो रही है, बातचीत चल रही है। अब क्या क्या कहना चाह रहा है, केरला है आपका, तमिलनाडु है, ये सारे जो स्टेट है वो क्या क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सदर्न के जो स्टेट है उसमें और नॉर्थ के जो स्टेट है उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। किन किन लेवल पर डिफरेंस है वो आपको जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। डिलिमिटेशन, पहले समझिए, डिलिमिटेशन कॉमा लगा दिया, इसका मतलब डिलिमिटेशन के बारे में बात की जाएगी। तो एज एन एक्सरसाइज, डिलिमिटेशन है क्या, एक एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है, एक कोशिश है। डिलिमिटेशन समझ लेना, ये सब्जेक्ट रहेगा। डिलिमिटेशन हैज नॉट, देखो हैज लगा दिया, हैज नॉट सीन एनी इंक्रीज, डिलिमिटेशन का मतलब है कोई भी इंक्रीज नहीं देखा गया है इन द लेजिस्लेटिव सीट्स सिंस 1973, यानी कि 1973 से लेजिस्लेटिव सीट में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं देखा गया है। अब आगे देखिए, हैविंग बीन फ्रोजन, ये एकदम फ्रोजन कर दिया गया, जैसी है वैसी ही सीटें हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं है। हैविंग बीन फ्रोजन एज पर 1971 सेंसस, यानी 1971 में सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके अनुसार तब से जैसी सीटें थी उतनी ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, रोक दी गई है। फॉर पैरिटी, पैरिटी का मतलब समानता के लिए, इन पॉपुलेशन ग्रोथ अक्रॉस द स्टेट, क्योंकि वहां पे जब ग्रोथ नहीं हो रही पॉपुलेशन में, ठीक है, तो जैसी है वैसी ही रोक दी गई, 1971 में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा राजनीतिक मैटर है, समझने की कोशिश करना आप लोग। ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया। अब देखिए, ये परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखा हुआ है ये सेंटेंस। जब पार्टिसिपल अगर आप जानते हैं तो आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से, हैविंग के साथ बीन आता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। ये कर दिया गया है कोई काम, इसलिए पैसिव में स्ट्रक्चर बनाया है। कब से कब किया गया है, 1971 से जो सेंसस हुआ था उसको समानुपात में रखने के लिए, पॉपुलेशन और ग्रोथ, ठीक है, उस सेंस में। दिस वॉज डन, ये किया गया टू प्रिवेंट स्टेट्स, स्टेट को रोकने के लिए, विद आ हायर पॉपुलेशन की ग्रोथ फ्रॉम गेटिंग रिवॉर्ड, कि भाई इसे कहीं रिवॉर्ड ना मिल जाए हायर ग्रोथ में, क्लियर, विद हायर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वहां पे नंबर भी बढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स के, एट कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट विद बेटर हेल्थ इंडाइसिस एंड लोअर ग्रोथ। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई इन्हें ज़्यादा अवार्ड मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंडाइसिस हैं, जो इनकी सूची है, जो इनकी लिस्ट है, हेल्थ में बेटर है वहाँ के लोग, ठीक है, अच्छा वर्क करते हैं, और लोअर ग्रोथ हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन में, यानी पॉपुलेशन वाइज ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है, और सबकी हेल्थ है वो अच्छी है, तो इसलिए अवार्ड तो मिलना तय है। तो इसलिए क्या हुआ, 1971 के बाद उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, और वो पैरिटी को बराबर रखने के लिए वहां पे सेंसस रोक दिया गया, जो भी है। आगे देखिए, द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब 84वां अमेंडमेंट हुआ, हैड स्टिपुलेटेड करना, उसने निर्धारित कर दिया क्या, डेट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वुड बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट कंसेंसस, कि जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है वो बेस्ड होगी पहले कंसेंसस पर, आफ्टर 2026, यानी कि 2026 के बाद जो भी कंसेंसस होगा वो पहली बार जो कंसेंसस हुआ उसके साथ जितनी सीटें करी गई थी, डिलिमिटेशन किया गया था, कुछ वैसा ही 26 के बाद होगा, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन तो बढ़ नहीं रही है। अच्छा, is the union government inexplicably delaying the census exercise to allow for the delimitation exercise to be held earlier, कि क्या, ये देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, क्या जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, इनएक्सप्लिकेबली का मतलब हुआ
एक तरीके से अनजाने में मान लीजिए, जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, डिलेइंग का मतलब देरी हो रही है किसमें, सेंसस में। कि सेंसस एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि 2011 के पास हमारे पास आंकड़े हैं, उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है। तो 2011 के बाद कहीं अनजाने रूप से केंद्र सरकार कंसेशन नहीं करा पा रही है। अलाउ द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज टू बी हेल्ड अर्लियर, जो कि अलाउ करेगा डिलिमिटेशन के लिए, जो कि पहले हो चुकी थी, यानी कि सीटें बढ़ने की संभावना हो सकता है, पॉपुलेशन बढ़ गई हो वहाँ पे। अब सेंसस होगा तभी हमें जाके पता चलेगा। इन द नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग, अगर नॉर्मली हम देखें, द एक्सरसाइज वुड हैव बीन डन आफ्टर 2030 सेंसस, कि इस तरह से जो हो रहा है, आंकड़े चल रहे हैं कि 2031 में ही सेंसस हो पाएगा, फ्यूचर में है, अजम्पशन है। देखिए वुड के साथ हैव लगाया और बीन यानी परफेक्ट में बात करने की कोशिश की है, ऐसा हो पाएगा 2031 में, यानी सेंसस तो लग रहा है जनगणना 2031 में हो पाएगी। बट इट इज नाउ पॉसिबल आफ्टर 2026 once the census due in 2021 is conducted। अगर ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो 2031 में अगर देखें, 2011 में होनी चाहिए थी जनगणना, फिर 21 में होनी चाहिए थी, फिर अब 31 में तो होगी। अब ये कहना चाह रहा है कि 31 में ना हो करके आप 26 में करा लो, ठीक है, क्या ये तो संभव है ना। बट इट इज नाउ पॉसिबल, ये तो संभव है आफ्टर 2026 वंस, एक बार सेंसस ड्यू इन 2021 जो ड्यू है इज कंडक्टेड, कि वो हो जाए सेंसस। अगर सेंसस होगा तो बहुत सारी चीजें सामने निकल के आएंगी। क्लियर है, थीम समझ में आ गई क्या है। द कंसर्न ऑफ तमिलनाडु डेट एक्सरसाइज could hurt its representation in parliament is legitimate if the center intend to process to be only proportionally representative of each state population। कि कंसर्न ये है तमिलनाडु का कि जो एक्सरसाइज है कुड हर्ट, ये हर्ट कर सकती है किसको, रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन में। इफ सेंटर इंटेंट, सेंटर अगर चाहती है, इंटेंट का मतलब इरादा करना चाहती है, जो प्रोसेस भी ओनली प्रोपोर्शनली, कि जो प्रोसेस है रिप्रेजेंटेटिव का, रिप्रेजेंटेटिव जितने हैं स्टेट में, ठीक है, स्टेट से आते हैं कि लोकसभा के उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तमिलनाडु में भी है, हर जगह है मतलब, तो ये जितनी सीटें हैं उसी हिसाब से तो वहाँ जाते हैं। अब डिलिमिटेशन होगा, उसमें सीमांकन होगा, कुछ बढ़ेंगे घटेंगे जो भी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज जब होगी, सेंसस होगा, तब एग्जैक्टली पता चलेगा, क्योंकि सदर्न एरिया में बीजेपी की अच्छी पकड़ नहीं है। अब पकड़ बीजेपी की अच्छी नहीं है तो वहाँ के अगर रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेंगे तो उन्हें लॉस होगा, ठीक है, एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। ये बात है कहानी इस एडिटोरियल की। दिस इज इलस्ट्रेट, ऐसा एक्सप्लेन किया गया है या किया जाता है इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1971-2025 इन तमिलनाडु एंड अनडिवाइडेड बिहार, यानी कि तमिलनाडु की 1971 से 1974, ठीक है, और अनडिवाइडेड बिहार, बिहार में झारखंड अलग हुआ है, ठीक है, तो पॉपुलेशन लगभग बराबर थी। द इलेक्टोरेट, ठीक है, फॉर विच रिसेंट डेटा इज अवेलेबल ग्रीव 171, कि विच रिसेंट जो डेटा अभी अवेलेबल हुआ है वो ये बताता है, ग्रीव मतलब बड़ी है, 171 इन द फॉर्मर मतलब पहले, एज अगेंस्ट 233 इन द लेटरल, मतलब पहले जो बढ़ी थी वो 171, फिर बाद में 233% बढ़ गई क्या पॉपुलेशन। वाइल दे हैड अ कंपेरेबल नंबर ऑफ द लोकसभा MP 39 वर्सेस 54। अब बिहार में देखोगे इंक्लूडिंग झारखंड है तो 54 सीटें, वहाँ पे 39 सीटें बढ़ने के बावजूद भी, ठीक है। इफ डिलिमिटेशन वाज हेल्ड, अगर डिलिमिटेशन होता, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीड्रॉन द मैच पॉपुलेशन ग्रोथ, जबकि उनकी पॉपुलेशन होती है जितनी और उस हिसाब से ग्रोथ होती किसमें, रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि सांसद में। इवन इफ द ओवरऑल लोकसभा टैली वॉज इंक्रीज, अगर ओवरऑल देखा जाए तो टैली जो है या नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या सांसद हैं उनकी संख्या बढ़ी है। द फाइनल नंबर फॉर तमिलनाडु वुड क्लियरली बी मच लोअर देन बिहार, तो स्पष्ट रूप से बिहार की जो रिप्रेजेंटेटिव है थोड़ी सी कम होते बिहार के रूप में, क्योंकि बिहार में ज़्यादा ही बढ़ गई है, ठीक है, इसलिए। आगे देखिए, अदर स्टेट्स विद रिड्यूस फर्टिलिटी रेट, अदर जो स्टेट हैं, दूसरे जो राज्य हैं, देखो तमिलनाडु तो वैसे आगे निकलना है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन नहीं भी बढ़ रही है तो उसको अवार्ड मिलने वाला है कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है, ठीक है। फर्टिलिटी रेट क्या है,
क्या है, अदर स्टेट विद रिड्यूस फर्टिलिटी रेट्स, दूसरे जो राज्य हैं उनके जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुए हैं, सच एज केरला है, कर्नाटक है, वहाँ पर पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम बढ़ रही है, विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, जो कि प्रभावित हुए हैं उससे। होम मिनिस्टर अमित शाह ही सैड, अमित शाह जी ने कहा कि देयर विल बी नो रिडक्शन ऑन आ प्रो रेटा बेसिस, कि प्रो रेटा बेसिस अनुपातिक समानुपात देखें तो उसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ, कर्नाटका केरला ये कहना चाह रहे हैं। फॉर सदर्न स्टेट, यानी कि सदर्न स्टेट में, साउथ के जो स्टेट है उनमें कोई पॉपुलेशन में गिरावट नहीं आई है। दे वुड गेट देयर राइटफुल शेयर, और वो अपना अपना शेयर जितना भी है वो मिलेगा उन्हें, ऐसा अमित शाह जी ने कहा, होम मिनिस्टर ने। बट देयर हैव बीन लिटिल क्लैरिटी, थोड़ी सी स्पष्टता है, ऑन वेदर दिस वुड मीन, इसका मीनिंग क्या है। अगर उन्होंने कहा कि प्रो रेटा बेसिस के उस पर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेट द प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विल बी रिटेन आफ्टर डिलिमिटेशन, कि अगर प्रोपोर्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेटिव को देखा जाए तो वो रिटेन रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यानी कि सीटें 39 है 39 ही रहेंगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ में आ गया होगा। चलो ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, कोशिश किया करो आप पढ़ने की, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, ठीक है, मैं दे दूंगा। द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन सिंस 1973, सिंस कब आता है, फिक्स डेट से पहले आता है, ध्यान रखना कि सिग्निफिकेंट एक बड़े पैमाने पर जो पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हुआ शुड लीड एन इंक्रीज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अगर पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हुआ है तो रिप्रेजेंटेटिव में भी इंक्रीजमेंट होगा, एंड देयरफॉर इसलिए हायर नंबर ऑफ सीट्स स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया हाईली पॉपुलेटेड स्टेट, कि इन नॉर्थ इंडिया में देखें जो हाईली पॉपुलेटेड जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो यहाँ पे सीटें भी ज़्यादा है ओबियसली। येट, यानी कि यहाँ तक देखें, इक्वली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फेडरलिज्म शुड सजेस्ट नीड फॉर प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी मेंटेन कीप द बैलेंस पावर इंटैक्ट स्टेट, कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मेंटेन करना जरूरी है, ताकि इंटैक्ट किया जा सके अक्रॉस स्टेट की जो उनकी पावर और बैलेंस है उनको इंटैक्ट किया जा सके, उनको रखा जा सकते जैसा है वैसा ही। मोर इम्पोर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, गवर्नमेंट मस्ट एक्सपीडिएट, गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी तेजी दिखानी चाहिए सेंसस में, जस्ट अलाय कंसर्न, ताकि जो कंसर्न है उसकी जो कंसर्न है, चिंता है, उसको कम किया जा सके। अलाय का मतलब कम करना होता है। डेट इट हैज बीन डिलेड, ये जो डिले होता हुआ आया है, टू फैसिलिटेट एन अर्लियर, तब पहले फैसिलिटीज थी, अब क्या है, अब नहीं हो पा रही, उस हिसाब से कंट्रोवर्शियल डिलिमिटेशन की जो फैसिलिटीज थी उसे चेंज किया जा सके। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेंगे, सीटें बढ़नी चाहिए। ए नेशन स्ट्राइविंग टू रीच हायर पेडिस्टल ऑफ द वर्ल्ड पावर कैन नॉट अफोर्ड डिले बेसिक एक्सरसाइज ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ इट्स पीपल, इट्स ओन पीपल, कि भाई जो नेशन है वो मांग कर रहा है, चाहता है कि रीच हायर नंबर ऑफ पेडिस्टल वर्ल्ड पावर, कि हम वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा है तो मैन पावर भी ज़्यादा होगी, और इस चीज़ के बदले हम अफोर्ड नहीं कर सकते डिले को, यानी डिले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेसिक एक्सरसाइज है किस चीज़ की, काउंटिंग करने की, किनको, अपने लोगों को, देश के अपने लोगों को काउंटिंग करना जरूरी है, ताकि रिप्रेजेंटेटिव बढ़ सके संसद में, और रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेंगे तभी जाके कुछ क्या होगा, फायदा होगा, यानी कि राज्य को उनकी पावर बढ़ेगी। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एडिटोरियल एंड वोकैबुलरी एज वेल एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपने कमेंट किया था कि हम आप ईडियम्स भी इंक्लूड करें, वीडियो को आधे घंटे की रखें, तो मैं देखो कोशिश कर रहा हूँ, एडिटोरियल को कम एक्सप्लेन करूंगा, बुकैब को ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ। पीडीएफ जरूर मिलेगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लिंक इसका नीचे दे रखा है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।